सुप्रीम कोर्ट में वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 को लेकर आज एक बहुत ज़रूरी डिस्कशन हुई है जिस पर अगर हम बात करें तो मरकज़ की जानिब से सॉलिसिटर जनरल यानी कि तुषार मेहता की जानिब से कोर्ट को ये यकीन दहानी करवाई गई है कि जब तक कोर्ट में वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को लेकर सुनवाई हो रही है तब तक किसी भी प्रॉपर्टी को डी नोटिफाई नहीं किया जाएगा। और आपको बताती चलूँ कि आज की जो प्रोसीडिंग रही है, आज जो बहस हुई है उस दौरान क्या कुछ हुआ है। तुषार मेहता जो कि सेंटर की जानिब से सॉलिसिटर जनरल हैं, उन्होंने ये यकीन दहानी करवाई है कि जितनी भी वक्फ की प्रॉपर्टीज़ हैं, जायदादें हैं जिनमें वक्फ बाय यूज़र आते हैं या कि जिनकी प्रॉपर्टीज़ पहले से रजिस्टर्ड हैं या नोटिफाइड हैं, उनको अगली सुनवाई तक डी नोटिफाई नहीं किया जाएगा। और ये जो स्टेटमेंट है वो आपको बताते चले तो कोर्ट के कंसर्न के बाद दिया गया है, जिसमें कोर्ट ने ये कहा था कि जितनी भी अमेंडमेंट्स हुई हैं इस एक्ट में, उसके बाद जो वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं उनका स्टेटस जो है वो एक ड्रास्टिक चेंजेस उसमें जो है वो आ सकती हैं। आपको यहाँ मैं बताना चाहूँगी कि आज की जो ख़ास बहस जो इस दौरान हुई है वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 को लेकर, उसमें बहुत सारी चीज़ों पर जो है वो बहस की गई है, जिसमें वक्फ स्टेटस है, जिसमें सेंटर ने ये क्लैरिफाई किया है कि कोई भी वक्फ प्रॉपर्टी हो, चाहे वो वक्फ बाय यूज़र हो या कोई भी दूसरी रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी हो, उनको डी नोटिफाई नहीं किया जाएगा जब तक कि अगली सुनवाई नहीं हो जाती। और ये स्टेटमेंट जो है कोर्ट के जो ऑर्डर है उसमें रिकॉर्ड भी की गई है। उसी के साथ जो दूसरा अहम मुद्दा था जिसमें वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को लेकर जो बातचीत चल रही थी कि जिसमें मेंबर्स जो हैं वो वक्फ बोर्ड के नॉन मुस्लिम होंगे, उस पर भी जो है बहस करते हुए, उस पर भी डिस्कशन करते हुए कोर्ट ने कुछ बातें कही हैं। कोर्ट ने वक्फ बोर्ड और सेंट्रल वक्फ काउंसिल में जितने भी गैर मुसलमान मेंबरान को शामिल करने पर जो है वो बहुत सारे सवालात उठाए हैं, जिस पर सॉलिसिटर जनरल मेहता ने ये कहा है कि बस जो है एक्स ऑफिशियो मेंबर्स ही नॉन मुस्लिम होंगे। लेकिन कोर्ट ने पूछा कि क्या ये रिलीजियस अफेयर्स में अननेसेसरी इंटरफेरेंस हो सकती है। ये सवाल जो है वो कोर्ट की जानिब से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को जो है वो पूछा गया है। वहीं उसके साथ अगर हम कहें तो लेजिस्लेटिव स्टे जो था उस पर भी बात हुई है। कोर्ट ने ये भी जाहिर किया है कि जितनी भी अमेंडमेंट्स हुई हैं वो बहुत ड्रास्टिक हैं, ख़ास करके हिस्टोरिकल प्रॉपर्टीज़ जैसे कि जामा मस्जिद दिल्ली के केस में हम देखें, ये प्रॉपर्टी बहुत एक तवील अरसे से या हम कहें कि सदियों से इस्तेमाल की जा रही है वक्फ के रूप में। तो ऐसे में इनकी रजिस्ट्रेशन के लिए जो डीड है वो कहाँ से लाई जाएगी, जो कि काफ़ी मुश्किल काम हो सकता है, क्योंकि एक प्रॉपर्टी जो सदियों से इस्तेमाल की जा रही है वक्फ के तौर पर, उसके अब कागजात लाना बेहद मुश्किल है। कोर्ट ने ये भी सवाल किया है और कोर्ट ने ये भी कहा है कि जिस तरीके से कल भी हियरिंग हुई थी उस दौरान कोर्ट ने इंटरिम ऑर्डर पास करने का प्रपोजल दिया था, जो कि 3 मेन पॉइंट्स पर बेस्ड है। उसमें पहला ये कि वक्फ बाय यूज़र और डीड बेस्ड जो वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं उनको डी नोटिफाई नहीं किया जाएगा। दूसरा ये था कि कलेक्टर को इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन प्रॉपर्टीज़ का वक्फ स्टेटस अफेक्ट नहीं होगा, ये भी यकीन दहानी दिलानी होगी। और इसी के साथ जो सेंट्रल वक्फ काउंसिल है या स्टेट वक्फ बोर्ड हैं उनमें सिर्फ मुसलमान मेंबर्स या एक्स ऑफिशियो मेंबर्स को छोड़ के ही होंगे। और उसके साथ कोर्ट ने ये भी सवालात खड़े किए हैं कि कोर्ट ने कुछ ये कहा है कि क्या वक्फ बाय यूज़र प्रॉपर्टीज़ को अब वक्फ के रूप में नहीं माना जाएगा। क्या ये जायज़ है कि जो प्रॉपर्टीज़ सदियों से वक्फ के रूप में इस्तेमाल की जा रही हैं उन्हें भी अब फॉर्मल डीड की ज़रूरत होगी। उसके साथ नए जो अमेंडमेंट्स, जो नई तरमीम की गई हैं, उसके बाद वक्फ प्रॉपर्टी के राइट्स पर क्या इम्पैक्ट होगा। ये चंद सवालात हैं, ये 3 ख़ास सवालात हैं जो मरकज़ी सरकार से कोर्ट ने पूछे हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने पूछे हैं। वहीं पर अगर हम बात करें तो पिछले दिन की जो प्रोसीडिंग हुई, यानी कि गुज़श्ता रोज़ जो प्रोसीडिंग हुई है, उसमें सीनियर जो एडवोकेट कपिल सिब्बल थे, उन्होंने ये पिटिशनर्स की तरफ से बहस की थी कि एक्ट के कुछ प्रोविजंस जो हैं वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं। ख़ास तौर पर वक्फ बाय यूज़र को जो इन्होंने निकाल दिया है, एक्सक्लूड करना है, या वक्फ बॉडीज़ में जो नॉन मुस्लिम मेंबर्स हैं उनको शामिल करना है। उन्होंने ये भी कहा कि काफ़ी वक्फ प्रॉपर्टीज़ जैसे जामा मस्जिद जो कि ओरल वक्फ थी, उनके पास कोई फॉर्मल डीड नहीं है, इसलिए नई रिक्रूटमेंट्स को फॉलो करना बेहद मुश्किल है। वहीं पर आपको बताते चलें
तो कोर्ट ने इसकी हेयरिंग जो है वो अगली सुनवाई जो है उसकी तारीख 5 मई 2025 रखी है, जहां केस पर और भी बहस मुबासा होगा और किया जाएगा। और ये केस अगर हम माने तो हिंदुस्तान के वक्फ गवर्नेंस को एक शक्ल देने में काफ़ी अहम किरदार जो है वो अदा कर रहा है। और इसके अगर हम नताइज देखें तो इसमें मज़हब की आज़ादी, जो ज़मीनों के हकूक़ हैं या वक्फ इंस्टीट्यूशंस की ऑटोनॉमी पर किस तरीके से फ़र्क पड़ेगा या किस तरीके असरअंदाज होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीके से लोगों का एक जहन बना हुआ था वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को लेकर, जिस तरीके से लोगों के अंदर शक व शुबात थे, उस पर हालांकि क्लियरेंस तो नहीं हुई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जानिब से एक राहत जो है वो देखने को मिली है, जहां पर कुछ सवालात जो है कोर्ट ने मरकजी सरकार से पूछे हैं कि इसमें क्या प्रॉपर्टीज़ जो भी होंगी उस से रिलीजियस फ्रीडम पर या फिर प्रॉपर्टीज़ जो है वक्त के अंडर आती हैं उन पर किस तरीके का असर पड़ेगा। ये चंद सवालात पूछते हुए जो है मरकज़ को आड़े हाथों लिया है। और वहीं पर जो मरकज़ी सरकार है उन्होंने ये जवाब दिया है कि जब तक हेयरिंग चल रही है ना ही कोई अपॉइंटमेंट्स होंगी और ना ही किसी भी प्रॉपर्टी को डी नोटिफाई किया जाएगा। और इस दौरान जो है लोगों के अंदर एक राहत की हम देखें तो राहत भी देखने को मिल रही है। जिस तरीके से पिछले दिनों में हम अगर जम्मू कश्मीर की ही बात करते हैं, असेंबली के अंदर हंगामा भी देखने को मिला वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को लेकर, जहां पर डिस्कशन नहीं हुई और लोगों के जो शक शुबात थे वो बहुत बढ़ने लग गए थे और इस पर बात करना भी जो है ज़रूरी नहीं समझा जा रहा। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जिस तरीके से पटिशन्स बार बार जा रही थी और उन पटिशन्स को मद्देनज़र रखते हुए जो है हेयरिंग्स चल रही हैं और अगली हेयरिंग की अगर हम अगली सुनवाई की बात करें तो वो 5 मई 2025 को रखी गई है। और तब तक किसी भी प्रॉपर्टी को तब तक कोई भी अपॉइंटमेंट जो है वक्फ बोर्ड के लिए या वक्फ काउंसिल के लिए नहीं की जाएगी।